सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचाती हूँ और 400 दुख की बातें न कराती हूँ। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा के सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसे निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया था कि वह गंगा जी चला करे, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उसके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदन ने दे दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ, अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल मिलना मुश्किल होगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा, जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही हैं। आइए, बिनती बोले, दीदी तो गई हैं गेसु को बुलाने। आज गेसु की दावत है, पीढ़े पर बैठिएगा। लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका कर दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए हैं? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहेगी। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती के उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं, अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी? अच्छा, दीदी कैसे लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकाई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदन ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या है, एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा। हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी, आप मामा जिससे कहते क्यों नहीं? चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब घर वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी थी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप, नहीं बताइएगा? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली, क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है?
चंदन ने कहा। अपने दिल से पूछी, हमसे नहीं बन सकते आप? बिंती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या रखा है, कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा। और वह भी तुमसे सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदन ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आह, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, बिंती बोली। क्या करेगी तू? चंदन ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे, बिंती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? या नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपा कर हम कुछ नहीं कर सकते, या तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़े ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदन हंस पड़ा। खिल गई दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदन के ऊपर फेंक दी। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी गई की, चंद्र बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमते इठलाते हुए चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंद्र को और देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंद्र के हाथ में रखते हुए बोली, लो, यह करना, घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ले और बोले, इसमें क्या है, खोले या ना खोलें? अच्छा, खत तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे, हमने सोचा शायद इस डिबिये में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारे मृत मित्र हैं, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपा कर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदन ने कहा। लगा कर देखें। और उठकर सुधा चल पड़ी। बिनती, दो पकौड़ियों तो दो। और दो पकौड़ियां लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा कर रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तनकर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस, कर दिया ना गंदा उसे, चंद्र मौका नहीं चूका। और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रतनारी लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेजकर। क्यों, पहने रहो ना। न बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, यह मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। चंदर और सुधा दोनों छेव गए। लोगेसु आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदन ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदन चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदा के पास आई और पानी रख कर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदन ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गेसु से बात कर आई। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर पीले रस्म की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आई। आधा वर्ष
बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ कहना मत। हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ। हम कहीं आएंगे। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा। नहीं, हम तुम्हारे इंतजार करेंगे। जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की गजल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज आ रही है ना। फूल भी आई। इसीलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएंगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनिंदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो सुन लिया ना। और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी। पागल कहीं का लिखा। और उसके मुंह में हलवा ठूंस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बताने लगी। गेसु गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं। जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की साड़ी से जा रहे हैं। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। विनती बैठी बैठी गेसु और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत। आज खाना यही खाना। मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाई हुई थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फोटो। बेंती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे, यह तो मिस्र हैं, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सब ही कुछ घूम गया। चंद्र के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी इन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं। लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। चंदन ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है, मुझे कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंद्र की आंखें भर आई। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार किया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, औलाद से भी ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिनती ने फोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदन स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंदन ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना, सहना पड़ेगा। बिनती बोली। हाँ, सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने यह फोटो देखी है?
चंदन ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदन आएंगे तो दिखा देंगे। आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिनती ने कहा। अच्छा। एक गहरी सांस लेकर चंद्र बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंद्र की ओर एकटक देखती रही। चंदन ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली, क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था कि देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंद्र एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझें। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे हैं उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ, जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेंक सेंक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंद्र चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही थी। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है या सोख्ता। चंदन ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ने की कोशिश करवा रहे हैं। बिनती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे, हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आंख के सहारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदन ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्र को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंद्र बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते। उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद। तब तुमसे खूब पैसे करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदन ने कहा। क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे, सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए, बहुत खेल कूद के लिए बचपन निभा लिए। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदन ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ, हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदन ने कहा। इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे, छू लिया चौके में से? बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़ कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखते हुए बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदन ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। अच्छा, सुधा यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठी। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा, एक बात कहे मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदन ने उसकी अंगूठी की एक ओर एक टक कर देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदन ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में वाणी में अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधा मेरी,
तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसीलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंदन ने बहुत अजीजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर यह धोखा देकर वायदा करना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता तो सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे थे? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदन स्तब्ध। उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ में नहीं आता उसे। वह गया और रोती हुई सुधा के कमरे में कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तेज के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो। चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसने जाने कहा की ताकत आ गई, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदन ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद ही ना थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया, हमें पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की का हमेशा अपने पास रख पाया है? चंद्र बोला। तुम चुप रहो चंद्र, तो हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जुबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप से सकती रही सुधा और फिर धधक उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ। अभी मैं जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूंगी उनसे, हाँ, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाए, चंदन ने डांट कर कहा। बैठो दे। मैं नहीं रुकूंगी। सुधा ने अकड़ कर कहा, नहीं रुकोगी? नहीं रुकोगी। और चंदन का हाथ तेज से उठकर एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां ऊपर आई। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, होठों में आवाजें जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंदन ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदन के घुटने पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर, देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदन ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़ कर जम्हाई ले रही है। सुधा एकाएक फिर ससक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकालो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहें से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों के परे दीवारों पर घड़ी चल रही थी। टिक टिक। चंदन ने सिर उठाया और कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदन बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन में जो तुमसे कह नहीं कहा, वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी
मैं क्या इसीलिए आए हैं कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें? या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊँचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ़ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें? गलत मत समझो चंदर, मैं गेसु नहीं है कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं और ना ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ। लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंद्र के पाँवों को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती रहो हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला? अब क्या तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कर रहा हूँ। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुँचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनका विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुँह दिखाने लायक रहेंगे भला? तो तुम क्या चाहती हो? महज़ अपनी थोड़ी-सी भावुकता के पीछे तुम सभी को ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? या तुम्हें शोभा नहीं देता? क्या कहेंगे पापा कि चंदन ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे? बताओ। आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है न सुधिए, सोने की पहचान आग में होती है, ना लपटों में। अगर उसमें और निखार आ जाए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया? यह तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों। और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और तुम्हारी पलकों की छाँव में या रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरे सुधा जिस पर मुझे नाज था वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंद्र के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या? मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहें ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों में, तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो? आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी? और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। चंदन ने सुधा के सिर पर हाथ रख कर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कतार निगाहों से चंद्र की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा ने सिर पर हाथ फेरते हुए चंद्र बोला,